नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम मानव भूगोल से संबंधित है। साथ ही एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रथम भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है भूगोल में द्वैतवाद की प्रकृति एवं विकास। द्वैतवाद, ड्युअलिज्म। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि द्वैतवाद क्या होता है। द्वैतवाद वह स्थिति है जिसमें किसी एक ही समय में समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत जब दोनों विपरीत विचार विचारधारा के स्तर पर वाद के रूप में किसी विषय में सिद्धांततः स्थापित हो जाते हैं, द्विविभाजन किसी विषय में द्वैतवाद का उत्पाद या परिणाम होता है। भूगोल में भौगोलिक चिंतन के अध्ययन का मूल बिंदु मानव और प्रकृति का संबंध रहा है। इसके अंतर्गत प्रकृति का मानव पर और मानव का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यही विश्लेषित अध्ययन ही भूगोल में द्वैतवाद या द्विविभाजन का मुख्य आधार बना। प्राचीन काल से भूगोल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन और उनका अनुसंधान किया जाता रहा है। नवीन प्रवृत्तियों के समावेश और अनेक चुनौतियों के बाद भी द्वैतवाद कई दशकों से भूगोल में स्वीकार रहा है और साथ ही प्रचलित भी रहा है। सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों ने द्वैतवाद की नींव डाली जब हेकेटियस ने भौतिक भूगोल पर और हेरोडोटस और स्ट्रेबो ने मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया। द्वैतवाद का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ जब वॉरेनियस ने अपनी पुस्तक सामान्य भूगोल जोग्राफिया जनरलिस में सर्वप्रथम भौतिक और मानव भूगोल के मध्य के अंतर को स्पष्ट किया था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में इमैनुअल कांट ने जर्मनी में भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए एक विशिष्ट पद्धति को प्रस्तावित किया। हम्बोल्ट ने भी भौतिक भूगोल पर बल दिया और बताया कि प्रकृति में एकरूपता पाई जाती है और मानव पर प्राकृतिक शक्तियाँ प्रभाव डालती हैं, जबकि कार्ल रिटर महोदय ने मानव भूगोल पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया। कार्ल रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर उस समय बल दिया था, जबकि हम्बोल्ट का झुकाव क्रमबद्ध भूगोल की ओर था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ई रेक्लेस ने भी व्यवस्थित भौतिक भूगोल पर बल दिया, जिसे उन्होंने लॉ टेरे नाम दिया था। 1848 में सोमरविले महोदय ने भौतिक भूगोल की पुस्तक प्रकाशित की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं विडाल डी ला ब्लाश, ब्रुन्स, डिमांसिया आदि ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को विकसित करने का कार्य किया। 19वीं शताब्दी से वर्तमान युग तक भूगोल में अत्यधिक विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस विषय की अनेक विशेषताएं बनी, जिन्हें द्वैतवाद की प्रवृत्ति के रूप में माना जाने लगा, जो कि निम्नलिखित है। पहला, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा, प्रादेशिक भूगोल तथा व्यवस्थित भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तीसरा, मात्रात्मक भूगोल तथा गुणात्मक भूगोल, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी एंड क्वालिटेटिव ज्योग्राफी। चौथा, नियतिवाद बनाम संभववाद, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का अंतर संभवतया ग्रीक भौगोलिक काल से ही आरंभ हुआ था, लेकिन इसका वास्तविक विभाजन वॉरेनियस की पुस्तक जोग्राफिया जनरलिस के बाद हुआ। इसके बाद कांट ने भी भौतिक भूगोल पर बल दिया। कांट जर्मनी के कॉनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में एक दार्शनिक भूगोल शास्त्री रहे थे। कांट महोदय ने बताया कि भूगोल भूतल का अध्ययन है
और यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं की व्याख्या करता है। इसमें घटनाओं और उनकी क्रियाशील संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। 19वीं शताब्दी और इससे पूर्व भूगोल के अध्ययन का तात्पर्य भौतिक भूगोल से लिया जाता था, लेकिन इसका आशय यह नहीं था कि मानवीय पक्षों की अवहेलना होती थी। वास्तविक रूप में भौतिक भूगोल में ही मानव भूगोल के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानवीय पक्ष पर बल दिया। हम्बोल्ट महोदय भौतिक भूगोल के समर्थक थे। वे स्वयं एक वनस्पति शास्त्री भी थे, इसीलिए उसके ऊपर प्राकृतिक विज्ञानों का प्रभाव पड़ना इन पर अवश्यंभावी था। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी का सतही भाग जिस पर कि मानव का अधिवास है, उसका अध्ययन भूगोल में होता है। ये विभिन्नता युक्त क्षेत्र अनेक परिघटनाओं के एकीकरण से और विभिन्न रूपों में मिलते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि भूगोल को भौतिक तथा मानवीय वर्गों में विभाजित करना अनुचित है। रिचर्ड हॉटसन ने यह स्पष्ट भी किया है कि यदि भूगोल को भौतिक तथा मानवीय परिघटनाओं में विभाजित किया जाए तो हम शेष कार्यों को अतार्किक बना देते हैं। प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित या क्रमबद्ध भूगोल में आधारभूत अंतर बताने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता वॉरेनियस थे। इन्होंने भूगोल की एक शाखा सामान्य भूगोल बताई, जिसमें कि पृथ्वी का सामान्य अध्ययन सम्मिलित था। ये सामान्य भूगोल सामान्य नियम, सिद्धांतों और संकल्पनाओं के निर्माण से संबंधित थी। इनके अनुसार सामान्य भूगोल का अनुप्रयोग किसी क्षेत्र या देश के लिए होता है, जिसे विशेष भूगोल कहते हैं। विशिष्ट भूगोल में विशिष्ट क्षेत्र और विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन होता है। इस प्रकार सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल या क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल की विचारधारा का उदय हुआ। इस प्रकार वॉरेनियस ने क्रमिक रूप से वर्णित सामान्यकृत अध्ययन को क्रमबद्ध भूगोल तथा विशेष भूगोल को प्रादेशिक भूगोल कहा है। कांट महोदय और हम्बोल्ट ने सामान्य भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल, विशिष्ट भूगोल को प्रादेशिक भूगोल कहा और अपने ग्रंथ कॉस्मोस में क्रमबद्ध भूगोल पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर भौतिक कारकों में भिन्नता में एकता मिलती है। इन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अध्ययनों की तुलना करने पर ही सामान्य प्राकृतिक नियमों को बनाया जा सकता है। इसीलिए क्षेत्रीय अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल में सहायक होते हैं। हम्बोल्ट महोदय कभी भी दोनों को पृथक सामान्यीकृत करना चाहते थे। वे पूर्ण रूप से भौगोलिक अध्ययन में विश्वास करते थे। कार्ल रिटर एक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे, लेकिन वे भूगोल में प्रादेशिक विवरण के साथ ही उन शाश्वत नियमों के अध्ययन में भी विश्वास करते थे, जैसे कि पृथ्वी पर स्थानिक वितरण स्थापित हुआ है। रिथ्टोफन महोदय भी प्रादेशिक भूगोल के समर्थक थे। उन्होंने चीन के प्रादेशिक अध्ययन को प्रस्तुत किया और बताया कि प्रदेशों का अध्ययन भूगोल का मुख्य आधार है। रिथ्टोफन महोदय ने रीटर के प्रादेशिक और हम्बोल्ट के क्रमबद्ध अध्ययन को समन्वित करके उसे एक दूसरे के पूरक बताया था। रेडजिल महोदय ने प्रादेशिक अध्ययन में निगमनात्मक विधि अपनाई है। हेटनर महोदय ने भूगोल को परिभाषित करते हुए सामान्य भूगोल की जगह प्रादेशिक भूगोल बताया। फ्रांस में ब्लाश महोदय ने प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन के लिए एक विशिष्ट इकाई को चुना, जिसे पेस कहा है। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि द्वैतवाद का विकास पृथ्वी पर विस्तृत विभिन्न जटिलतापूर्ण परिघटनाओं को समझने तथा एकीकृत अंतर संबंध को स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था, और इसीलिए इस प्रयास में क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल एक दूसरे से भिन्न न होकर परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। द्वैतवाद के बाद भी भूगोल को संसार भर के विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाने लगा, लेकिन भूगोल में आज भी इन दोनों ही पक्षों का अध्ययन एक दूसरे से 100% अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों पक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका सम्मिलित अध्ययन आवश्यक है।